हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में और उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत की हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो हम भौगोलिक स्थिति देख रहे थे, कितने 6 भागों में बांटी गई थी। सबसे पहले हमने बात की थी सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय की एक महान पर्वत श्रृंखला है। उसके हम नीचे आते हैं तो हमने एक उत्तर भारत का मैदान देखा, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र देखा। वेस्टर्न में बात करें तो हमने रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की, और क्या है, आइलैंड्स। और उन्हीं चीजों को अब क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज बात करेंगे किसके बारे में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक मुख्य पार्ट के बारे में, जो कि है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में जो सबसे उत्तरी भाग है वो है आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी, और तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर देखते हैं और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज जानेंगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, हमने बात की तो इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में है आपकी काराकोरम, ठीक है, इसमें मुख्य मुख्य बिंदु जो भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। दूसरी है आपकी लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, और तीसरी है आपकी जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, सबसे उत्तर में यहां पर देखेंगे ये जो पर्वत श्रेणी है इस तरीके से, और इन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हिंदी में या तो पार हिमालय बोलेंगे, या फिर बाह्य हिमालय बोलेंगे, ठीक है, या फिर ट्रांस। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम की बात करें तो क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, भारत का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके नीचे आप देखेंगे तो इधर आएंगे तो यहां से शुरू होता है आपका, मैंने आपको बताया था, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। ठीक है, ये पूरी पर्वत श्रेणी जो है इस तरीके से होते हुए कहां तक, अरुणाचल तक, प्रदेश तक फैली हुई है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। और इसी के नीचे है आपकी क्या, लेसर हिमालय। ठीक है, इस तरीके से लेसर हिमालय जो आगे जाकर क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ये सकरा होता जा रहा है। ये जो पहाड़ियां है वो आपस में काफी क्या हो रही है, करीब आ रही है। और इसी कारण से आप देखोगे कि जो पश्चिमी भाग है हिमालय का और जो पूर्वी भाग है उसमें काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर जो घाटियां है उनमें काफी जो स्पेस है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे ये क्या है, सक्रिय होने की वजह से यहाँ की जो माउंटेन की पीक है वो ज्यादा है ना। तो ऊंचाई आपको कहाँ देखने को मिलती है, पूर्वी भाग में। और सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, कौन सी है, शिवालिक। तो ये हो गई। इसके बाद आप लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक श्रेणी, है ना। और इसके बाद यहां पर क्या है, ये है उत्तर का विशाल मैदान, है ना, उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर आएंगे इस क्षेत्र में तो ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है ये किस तरीके से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो उत्पत्ति है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो बताया गया है वो है भूसन्नति, भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जियो सिंक्लाइन थ्योरी क्या होती है। देखो, आपको मैंने पहली वाली क्लास में ही बताया था कि जो इंडियन प्लेट है ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी है ना, और ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। तो इस बीच में क्या हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा प्लेट थी इस तरीके से, यहाँ पे है पूरा का यूरेशियन प्लेट, ये हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट, और यहां से एक हिस्सा टूटकर क्या है ऊपर की ओर बढ़ता है यहाँ पर। और इस बीच में आप देखेंगे कि ये कोई प्रोसेस 1 या 2 दिन की नहीं होती है, सालों की होती है ना। और उसी बीच में जब मैंने आपको जो भूगर्भिक चट्टाने हैं उनके बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से चट्टानों में परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर जो आज हम देखते हैं विविधता वो क्यों है, इसका कारण भी आपको बताया था। तो जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर जाकर टकराएंगे। तो जो यहाँ पर नदियां हैं, ठीक है, पहले से ही जो नदियां थी उन्होंने क्या किया, ये एक हिस्सा है ना, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये मान लीजिए कि आपकी इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये है आपकी इंडियन प्लेट। ठीक है, और ये है आपकी यूरेशियन यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से क्या होगी, यहां पर जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या करेंगी, बहुत सारा गाद लेकर आएंगी, और यहां पर क्या करेंगी, लगातार इसमें डाल दी जाएंगी। और ये लंबे समय के बाद जब ये भूखंड यहाँ पर जाकर इस यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, अब ऐसा तो थोड़ी है कि आई एकदम प्लेट और एक तेज रफ्तार में आकर एक दूसरे से टकरा गई, नहीं, यहाँ पर ये धीमे धीमे बहुत सालों का जो गाद इकट्ठा हुआ है उसमें लगातार क्या बनेगा, अब यहाँ पर दबाव बनेगा। इसी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से इस पे दबाव बनेगा, और ये नीचे की तरफ क्या होगी, इस तरीके से भूसन्नति की प्रोसेस होना शुरू होगी। तो इसके कारण जब ये दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, धीमे धीमे यहाँ पर इस तरीके से, यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है इस दिशा में भी और इधर से, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से क्या होते हैं, पर्वतों का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वाले पर्वत हैं, ठीक है, जो सबसे आंतरिक भाग है, सबसे ज्यादा बल कहाँ लगेगा, उसके आंतरिक भाग में। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स होंगे सबसे आंतरिक भाग में, यहाँ के जो गाद है उस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई तक उठेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये क्या है आपका ट्रांस हिमालय, सॉरी ये क्या है आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ये क्या हो गया आपका बृहद हिमालय, ये हो गया आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय जिसे हम बोलते हैं लघु हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर इधर भी है, तो यहां पर आपको बहुत सारी मिलेंगी, एक तो हो गई कुनलुन, कुनलुन, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हिंदू कुश, हिंदू कुश, ठीक है। तो ये सभी जो पर्वत हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पे हुई है, भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर हुई है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, इनके बीच कुछ जोन पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो जोन है उनको किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे ठीक है, ये क्या है आपके ये क्या हो गया आपके पर्वत श्रृंखला हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने बात की किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर ये जो श्रेणियां हैं, ठीक है,
ये जो 3 श्रेणियां आप देखेंगे, क्योंकि दबाव दोनों तरफ से बढ़ा ना, और ये पहले ही बना हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो यहां पर इस ये क्या हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये आपका सबसे ऊंची हाइट है इसकी, तो ये क्या है काराकोरम, ठीक है। यहां पर ये लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये हो गया आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। और ये हो गया आपका शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब इसके जो जोन है, तो ये किसका है, ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। और ये यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा क्या है, मुख्य हिमालय है। इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य हिमालय कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में एक जोन है जिसको हम बोलते हैं ITCZ, ठीक है। ITSZ का मतलब क्या है, इसको यहां पर लिख लो, इंडो सांगपो सस्चर जोन। क्या है, इंडो सांगपो सस्चर जोन, ठीक है। इंडो सांगपो सस्चर जोन, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, इंडो सांगपो सस्चर जोन, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है, ये है आपके ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य। किसके मध्य है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या फिर मुख्य हिमालय के मध्य है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच भी एक जोन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसी से करते हैं यहां पर, इसके बीच भी ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य भी क्या है, एक जोन है जिसको हम बोलते हैं MCT। क्या बोलते हैं, MCT। यहां पर लिख देती हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये किसके किसके बीच हो गया, आपका ग्रेट हिमालय और किसके बीच है, लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय। याद रहेगा, ITSZ की बात करें, इंडो सांगपो सचर जोन की, तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें, ये किसके मध्य है, ये आपके ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य है। अब हम बात करें लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो जोन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT। यहां पर लिख लीजिए MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और ये किसके किसके मध्य है, तो ये है आपके लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य, ठीक है। किसके मध्य है, लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य। अब यहां से क्या हो रहा है, ये है शिवालिक, शिवालिक के बाद क्या शुरू हो जाता है, मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। शिवालिक के आगे क्या है, पूरा का पूरा इधर क्या है, मैदान है, ठीक है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, शिवालिक के और मैदानी क्षेत्र के बीच जो क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट,
हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसको भी यहां पर लिख लो, इसको इधर लिख लो, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, किसको बोलते हैं? शिवालिक और मैदानी क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये किसके मध्य होगा? आपका शिवालिक और प्लेन एरिया, याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्षेत्रों में इन आधार पर इस जोन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम ट्रांस हिमालय, ये तो समझ में आ गई बात। अब हम ट्रांस हिमालय से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज तो ये याद आती है कि जो ट्रांस हिमालय है ये कितने क्षेत्र में है, ये कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ते रहेंगे ना। और इम्पॉर्टेंट है कि देखो अपना बेसिक कंप्लीट करना है। देखो बुक यहाँ पे क्लास में तो आपको कराया ही जा रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे? खुद से भी तो पढ़ना है। जब तक आप खुद मेहनत करेंगे नहीं ना तो कुछ भी पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बेसिक्स को क्लियर करिए। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसमें और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, टीचर कोई घोल के कोई ऐसा ओआरएस घोल नहीं दिया जिससे एनर्जी आ गई, ऐसा कुछ दे दिया कि सब कुछ याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इन चीजों को समझना है आपको, है ना। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपको याद करने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे? आपको खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना उनको पढ़ना शुरू करिए, बिल्कुल बेसिक से, जो उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल इस बैकग्राउंड से ही नहीं है ना, जिन्होंने सोशल स्टडीज पढ़ाई नहीं है, जो कॉमर्स के हैं, जो साइंस के बच्चे हैं। जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो फिर भी क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बेस को जानते हैं। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग रहते हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझोगे। और बहुत बेसिक सी चीज है ना, कि हमारे आसपास की चीजों को देखोगे, जब घूमने जाओगे, है ना, किसी से किसी जगह के बारे में बात करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो कोशिश करिए। चलिए, तो यहाँ पे बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में, तो इसका जो निर्माण है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है ये कब हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में, एक लंबा एरा था, किसमें? क्रिटेशियस काल में। ठीक है, क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था? ट्रांस हिमालय बना। और जो ग्रेट हिमालय है वो उसके बाद बना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो क्रिटेशियस है ये किसका भाग है? मेसोजोइक कल्प का। ठीक है, मेसोजोइक टाइम था जिसमें पीरियड रहा है आपका क्रिटेशियस। ठीक है, जिसमें आपके ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ट्रांस हिमालय बना। ठीक है, तो जिस तरीके से मेसोजोइक एक इरा रहा है, देखो टाइम जोन जो है ना उसको आप देखेंगे तो एक महाकल्प, उसका फिर एक काल रहा है ना, उसके भाग रहे हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। जितना भी पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है एक एक खंड में, और हर खंड में अलग तरीके से डेवलपमेंट हमने देखा है। तो उसको डेवलपमेंट के आधार पे, उसके विकास के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। तो उसको भी यहाँ पर देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे क्रिटेशियस काल है तो इसमें क्या है? पूरे के पूरे हिमालय, ट्रांस हिमालय के उत्पत्ति के बारे में है। अगर हम बात करें यहाँ पर बृहद हिमालय के बारे में, ठीक है, तो बृहद हिमालय का जो
विकास है या उत्पत्ति है ये किस टाइम में हुई है? तो ये हुई है सीनोजोइक, सीनोजोइक काल में एक इरा रहा है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी काल। ठीक है, और इस टर्शरी काल में ही किसका विकास हुआ है? बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। अब इसकी क्या है? 3 मुख्य श्रेणियां हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा भाग है ये कैसा होगा? एक तो ये बहुत ऊंचाई पे है, इसकी हाइट है, तो उस हाइट की, इस ऊंचाई के आधार पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो तापमान होगा वो क्या ज्यादा होगा? बताइए। अगर हम जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान में वृद्धि होती है या उसमें कमी होती है? उसमें क्या होती है? तापमान में कमी आती है। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ठीक है, इस भाग में जो ये तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, अब पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगी, KL Z से ही आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसे क्षेत्र में है? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो यहाँ की जलवायु शीत है। कैसी है? ठंडी है। और कटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास कराई थी कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, और इसके मध्य में है आपकी एक काल्पनिक रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, और इस इक्वेटर लाइन के ऊपर है यहाँ पर स्थित आपका भारत। ये स्थिति है ना। तो यहाँ पर जो भारत स्थित है इसके बिल्कुल बीच से भी एक काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ में। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पढ़ाया था आपको। और नीचे 23.5 डिग्री पे मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक का भाग है, ये कैसा है? बताया था, याद आ रहा है कुछ? बताओ। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र। तो यहाँ पर उष्ण का मतलब क्या है? इस क्षेत्र में, इस रीजन में सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ का जो तापमान है पूरी पृथ्वी पर, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ का तापमान क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं, यहां से लेकर जो ये 66.5 डिग्री उत्तर में है ना, नॉर्थ में, क्या है आपका? आर्कटिक सर्किल है। आर्कटिक सर्किल तक का ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय, जो कि उष्ण कटिबंधीय से कैसा होता है? कंपैरेटिवली ठंडा प्रदेश होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी एक कर्क रेखा गुजर रही है। तो भारत का दक्षिणी भाग क्या है? काफी ज्यादा गर्म है। उत्तरी भाग जो है वो काफी ठंडा है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है तो यहाँ से जो रशिया है वहां से आती है साइबेरिया की हवाएं, है ना, साइबेरियन हवाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं होती हैं। अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं होती तो क्या होता है कि वो हवाएं सीधे सीधे भारत के क्या करती? प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक आती। तो क्या यहाँ का तापमान इतना ही होता? कंपैरेटिवली क्या होता? कम होता, है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग है ट्रांस हिमालय का, ये कैसा है? शीत कटिबंधीय जलवायु है। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा इसकी क्या है?
ऊंचाई है, तो दोनों ही आधार पर यहाँ पर तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा, है ना। तापमान क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर अब तापमान क्या है, कम है ना। जलवायु कैसी है, शीतकटिबंधीय है। तो इस आधार पर क्या यहाँ पर वनस्पति होगी, क्या वनस्पति पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि चारों तरफ क्या होगा, तापमान कम है, तो चारों तरफ पहाड़ों पे क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर वनस्पति जो है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर वनस्पति का क्या है, अभाव है, यानी कि वनस्पति यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो शीतकटिबंधीय है और वनस्पति है नहीं है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा क्या है, हिमालय, जो ट्रांस हिमालय वो बर्फ से ढका हुआ भाग है। तो इसी कारण आप देखेंगे कि जो यहाँ पर लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये क्या है, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखो तो ये तो आ जाता है आपका इस तरीके से पीओके वाला क्षेत्र, है ना। ये क्या है, ये वाला भाग ये क्या है, ये तो है आपका पाक ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो भाग है ये क्या है, अक्साई चिन्ह है, ये क्या है, अक्साई चिन्ह, ठीक है, जिसपे चाइना का अधिकार है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये कैसा हो गया, बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ, है ना, जो आतंकवादी आते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं रास्तों को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो बहुत ज्यादा बर्फ है, तो लोग कितने टाइम तक रह सकते हैं। और यही चीज यहाँ पर भी अक्साई चिन्ह में भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वनस्पति बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप कहेंगे कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो शीत मरुस्थल है वो कहाँ है, भारत का शीत मरुस्थल, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, भारत का शीत मरुस्थल जो है वो क्या है, लद्दाख, ठीक है, कौन सा है, लद्दाख है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो भी कहाँ है, आपके लद्दाख में है, क्योंकि पहाड़ों के यहाँ पर होने पर आप देखेंगे कि जो लद्दाख की राजधानी है ले यहाँ पर स्थित है, इस ले में ये कैसा क्षेत्र है, छायावृष्टि प्रदेश है। इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए कि ले जो है कैसा है, छायावृष्टि प्रदेश है, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। याद रहेगा सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब यहीं पर क्योंकि मैंने आपको बताया ये शीत मरुस्थल है, तो कोई ना कोई ऐसा भारत का क्षेत्र होगा जहां पर तापमान जो है वो सबसे कम रहता होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस शीत मरुस्थल में एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आप चाहें तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है, सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो यहां पर लिख लो सबसे ठंडा क्षेत्र भारत का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है, द्रास, द्रास, ठीक है, और ये कहाँ है द्रास, लद्दाख में, ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसकी उत्पत्ति जो है ये कब हुई है, आपकी क्रिटेशियस
काल में हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा अब क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, तो यहाँ पर इसको आगे करके ड्रॉ करके बताती हूँ। चलिए, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ। और एक बार जो भी यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे द्रास का नाम लिया मैंने, ले का नाम लिया मैंने, है ना, कराकोरम देख रहे हो, ये सब आपको मैप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और देखो इसकी लोकेशन को, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा करंट में कोई ना कोई न्यूज आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। तो इस तरीके से फिर से एक मैप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और इसी पर्वत श्रृंखला पर यहाँ पर स्थित है आपकी सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है आपका काराकोरम, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसे हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको यहां पर लिख लो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी K2 है, याद रखिएगा। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हो, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत तो आप भी दिमाग लगाओ, किताबें खोलो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वैसे अगर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो आपको हिमालय रेंज में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हिमालय रेंज का जो विस्तार है वो कैसा है, क्षैतिज है। अगर आपसे पूछा जाए लंबवत तौर पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तब आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताना इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कराकोरम रेंज के बारे में। और यहाँ पर हम देखने वाले थे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को देखने वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मुख्यतः यहाँ पर 5 बड़े ग्लेशियर हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। 5 बड़े ग्लेशियर जो हैं वो किस पे स्थित हैं, आपकी कराकोरम श्रृंखला पे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बातूरा। ठीक है, कौन सा है, बातूरा ग्लेशियर। दूसरा है आपका हिस्पर। कौन सा है, पहला हो गया बातूरा, दूसरा हो गया आपका हिस्पर, तीसरा है बियाफो। बियाफो, ठीक है, चौथा है बाल्टोरा। बाल्टोरा, ठीक है, और पांचवा जो ये है आपका सियाचिन। सियाचिन। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन। ठीक है, भारत का, यहां पे आप नोट करते चलिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, कौन सा है, सियाचिन। ठीक है, और ये किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये किस पे है, आपके काराकोरम पे है, काराकोरम पे है। ठीक है,
तो कौन कौन सा है? बाल्टोरा है, हिस्पर है, बियाको है, और बाल्टोरा हो गया है ना, और सियाचिन हो गया। तो इसको यहाँ पर आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज जो पूछी गई है एग्जाम में कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, अब देखो आपको पता है कि ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसके मध्य में घाटियां हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एकदम हाइट से लेके बिल्कुल लंबी पर्वत श्रृंखला चली जा रही है ना, कहीं पर घाटियां हैं, क्योंकि क्या है, इसी तरीके से भूसन्निधि में बने हुए हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो सियाचिन है ये किस घाटी में है ना, तो ये जो है ये है आपकी नुब्रा, नुब्रा घाटी, इसको यहां पे लिख सकते हो नुब्रा वैली। ठीक है, इस नुब्रा वैली, इस घाटी से एक नदी भी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नुब्रा नदी। नुब्रा नदी कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर एक नदी बहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर कौन सी एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सिंधु नदी, है ना। यहां से निकलती है मान सरोवर झील से होकर, ठीक है। यहीं पर है क्या है आपका? कैलाश पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख जो है तिब्बत में क्या कहलाता है? बताया था, लद्दाख को तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और इसी के पास स्थित है मानसरोवर झील जहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है। तो इस सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। ठीक है, तो यहां पर एक और पॉइंट लिख लो, सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका नाम क्या है? श्योक। ठीक है, कौन है? श्योक। कहां से निकलती है? काराकोरम श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्योक नदी, दो क्वेश्चन है कि श्योक नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? काराकोरम श्रेणी से निकलती है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो श्योक नदी है, जो मैंने अभी आपको नुब्रा नदी बताई है, ये नुब्रा नदी आकर पहले श्योक में मिलती है और श्योक नदी आकर किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, इसको यहां पर सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लीजिए कि ये जो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, और फिर जास्कर है। तो ये जो सिंधु नदी है ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य होकर बहती है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और काराकोरम के मध्य बहती है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करके आप लिख लो, सिंधु नदी जो है वो किसके मध्य बहती है? काराकोरम और लद्दाख के मध्य फ्लो करती है। याद रहेगा सभी को यहां पर। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अच्छा, इसी में आप देखोगे कि ये जो सिंधु नदी है वो यहां पर जाकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही जाकर मुंजी नामक जगह पर, किस पे? तो एक तो ये लिख लो यहां पर कि सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है। लद्दाख के मध्य बहती है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने बताई कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बुंजी, ठीक है, क्या नाम है? बुंजी नामक स्थान पर सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। गार्ज का क्या यहां पर मतलब है?
जब कोई नदी क्या कर रही है, तीव्रता से नीचे की तरफ गिरती है, तो आप देखेंगे ऐसी वी आकार की सकरी सी क्या होती है, वी आकार की एक घाटी बनाते हैं। तो ये कैसी है, इसे हम कहते हैं गार्ज। क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको दिखाई भी नहीं देगा, है ना, क्या ही होगा। तो जो आप बहुत सुहावनी मतलब चले जाते हैं ना, हिमाचल चले जाते हो, उत्तराखंड चले जाते हो, नदी को बड़े आराम से पहाड़ों से देख लेते हो, लेकिन यहाँ से जो गार्ज होती है वो उसकी गहराई ज्यादा होती है, और ये कैसी होती है, वी आकार की होती है, वी आकार का गार्ज बनाती है। ठीक है, तो नदियों का जो फ्लो होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि यू आकार का बनाती है, वी आकार का, ये सब हम देखेंगे। तो ये हो गई आपका, तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सभी चीजों को यहाँ पर बता दिया है मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात किसकी, आपके ट्रांस हिमालय की। इसके बाद आपका लद्दाख भी है, जास्कर भी है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।